दूसरी सुबह खूब सूरज निकल आया था जब मैं जागा। चौंक कर बिस्तर की तरफ देखा तो कॉर्नेल बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। मैं उठ गया और दरवाजे से बाहर निकल गया। जिस खादिम को हसन ने मेरे लिए मखसूस किया था वो बाहर मौजूद था। मुझे देखते ही वो मुस्तैद हो गया। उसने मुअद्दबाना अंदाज में कहा, गुस्ल कर लें जनाब, नाश्ता तैयार है। मैंने पूछा, क्या अबू हातिम नहीं आए? खादिम ने कहा, वो तकरीबन 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं। आपकी साथी खातून उन्हीं के पास मौजूद हैं। गुस्ल वगैरह से फारिग होकर मैं उसके साथ उस कमरे में पहुंच गया जहां अबू हातिम बैठा हुआ था। कॉर्नेल उसके नजदीक ही मौजूद थी। अबू हातिम ने खड़े होकर मेरा खैर मकदम किया और मुझसे गले मिलते हुए बोला, अली, गो आपसे जुदा हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, लेकिन आपकी याद हमें मुस्तरिब करती रही। कॉर्नेल ने चौंक कर अबू हातिम को देखा और फिर मुझे देखने लगी। गालिबन मेरे बदले हुए नाम पर उसे हैरत हुई थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अबू हातिम, क्या कॉर्नेल से मुतारिफ हो चुके हैं? वो बोला, हाँ मोहतरमा से मैंने आपके बारे में बहुत से सवालात किए, लेकिन आपकी निहायत काबिल एतमाद साथी मालूम होती हैं। क्या ये बोल नहीं सकती? मैंने कहा, बोल सकती हैं लेकिन हर जगह नहीं। अबू हातिम हंसने लगा। फिर वो कॉर्नेल से मुखातिब होकर बोला, मेरा ख्याल है अब आपको मुझ पर एतमाद हो गया होगा कि मैं अली के साथियों में से एक हूँ। कॉर्नेल ने मेरी तरफ देखा और मैं हंस कर बोला, कॉर्नेल मुझे अली के नाम से नहीं जानती अबू हातिम, मेरा नाम विस्तोनिया है। कॉर्नेल ने कहा, नहीं, अब मैं आपको अली के नाम से जानती हूँ, मिस्टर विस्तोनिया। अबू हातिम माजरत आमेज अंदाज में मुझे देखने लगा। फिर बोला, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे ये बात मालूम नहीं थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं अबू हातिम, कॉर्नेल को मुझे ये सब कुछ बताना ही था। खैर छोड़ो इस मसले को, मैं तुमसे कुछ अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, लेकिन बेहतर है उससे कबल हम लोग नाश्ता कर लें। अबू हातिम ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है। मैंने तो सुबह से अब तक चाय भी नहीं पी। थोड़ी देर बाद हमें उसी कमरे में नाश्ता सर्व कर दिया गया। नाश्ते के बाद कॉर्नेल अपनी जगह से उठ गई और कहने लगी, मैं कमरे में जा रही हूँ अली, आप अपने दोस्त से गुफ्तगू कीजिए। उसके अली कहने पर मुझे अजीब सा एहसास हुआ। मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन खम कर दी और कॉर्नेल बाहर निकल गई। अबू हातिम ने पूछा, अली, मेरी जल्दबाजी ने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया आपको? मैंने कहा, नहीं अबू हातिम, कॉर्नेल मेरी मददगार है, एक ऐसी लड़की जिसने मेरे लिए अपनी जिंदगी भर के साथियों का साथ छोड़ दिया। वो मुस्कुराते हुए बोला, आपके लिए तो लोग दुनिया छोड़ सकते हैं, मुझे तो आपके मेकअप पर हैरत है। गालिबन कोई स्पेनिश भी आपको देखे तो नजरअंदाज न कर सके। मैंने कहा, बहरहाल कॉर्नेल के बारे में मैं तुमसे फिर गुफ्तगू करूंगा। ये अच्छी बात है अबू हातिम कि तुम बंगाना में मौजूद हो। वैसे यहाँ किस सिलसिले में आना हुआ? उसने कहा, कोई अहम सिलसिला नहीं था, बस कुछ छोटे मोटे काम थे जिनकी वजह से मैं यहाँ आ गया। यहाँ से मुझे तैरोडा जाना था। मैंने कहा, ठीक ठीक, तो अबू हातिम अभी तुम तैरोडा नहीं जा सकोगे। मैं तुम्हें एक अहम राज से आगाह करना चाहता हूँ। वो बोला, जरूर, आपकी तलबी पर ही मैं समझ गया था कि आपने यकीनन कुछ काम कर लिया है। मैंने कहा, हाँ, मेरा ख्याल है अगर हमसे चंद रोज की गफलत हो जाती तो बंगाना की असलहा फैक्ट्री को किसी भी कीमत पर बचाया नहीं जा सकता था। मेरी बात सुनकर अबू हातिम के चेहरे पर शदीद सनसनी फैल गई। वो साकित निगाहों से मुझे देखता रहा। मैंने कहा, लाइन ऑफ क्रूजल की तमाम फैक्ट्रियों के सिलसिले में मेरा ख्याल है अबू हातिम के अभी उनके तहफ़्फ़ुज़ का वो माकूल बंदोबस्त नहीं हो सका जो होना चाहिए। मेरा अंदाजा है कि ये तमाम फैक्ट्रियां खतरे में हैं और इनके खिलाफ काम हो रहा है। अबू हातिम ने कहा, मुझे इस सिलसिले में तफसील बताइए मिस्टर अली। तशवीश के आसार उसके चेहरे पर नुमाया हो गए थे। मैंने कहा, तफसील बहुत तवील है, फिलहाल मुझे इस बात का जवाब दो कि बंगाना में मुहाफिजों की कितनी तादाद मौजूद है। उसने कहा, काफी है और जरूरत पड़ने पर दूसरी जगह से भी मदद हासिल की जा सकती है। मैंने पूछा, यहाँ सिक्योरिटी का निजाम कौन संभाले हुए है? वो बोला, तारिक फाहदी, अगर तुम चाहो तो हम उनसे भी मुलाकात करके तमाम सूरत हाल उन पर वाज़े किए देते हैं। मैंने कहा, बंगाना में तारिक फाहदी के अलावा और कौन सी शख्सियत ऐसी है जो बंगाना फैक्ट्री को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करती हो? उसने कहा, मुख्तलिफ जिम्मेदारियां तकसीम हैं, लेकिन सिक्योरिटी का पूरा निज़ाम तारिक फाहदी के ही सुपुर्द है। मैंने कहा, तो फिर मैं तुम्हें मुख्तसरन बता देता हूँ अबू हातिम, उसकी रोशनी में तुम जिस तरह भी मुनासिब समझो कार्रवाई करो। उसने कहा, हाँ, मैं मुंतजिर हूँ। मैंने अबू हातिम को अदील कुआरी के बारे में तमाम मालूमात फराहम कर दी। मुख्तसरन ये भी बता दिया कि मैं किस तरह उन लोगों तक पहुंचा, और उसके बाद उस इमारत और तहखाने का तस्करा भी किया और उस सुरंग के बारे में भी अबू हातिम को बताया जिसमें डायनामाइट का बड़ा जखीरा मौजूद था, जो लाइन ऑफ क्रूजल की उस फैक्ट्री को बखूबी तबाह कर सकता था। अबू हातिम का चेहरा अंगारे की तरह सुर्ख हो गया था। उसकी आंखों से इस बात का इजहार होता था कि वो किस कदर मुतहय्यर और मुतजस्सस है। मेरे खामोश हो जाने के बाद वो देर तक खामोश और साकित बैठा रहा। फिर अचानक फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। बोला, अब हमें एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, आइए हम फौरन तारिक फाहदी से मिलें। मैं तैयार हो गया।
कॉर्नेल को इस सिलसिले में फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं दी जा सकती थी, चुनाचे हम दोनों चल पड़े। तारिक फहदी एक पुरवकार शख्सियत का मालिक इंसान था। अबू हातिम के साथ मुझसे मिलकर उसने मुसर्रत का इजहार किया और फिर अबू हातिम के मुतजस्सिस चेहरे को देखकर बोला, कोई खास इत्तला लेकर आए हैं आप अबू हातिम? आपके चेहरे से इस बात का अंदाजा होता है। उसने कहा, हाँ तारिक फहदी, मैं अपने दोस्त का तारुफ तुमसे किन अल्फाज में करवाऊं? यूं समझ लो कि लाइन ऑफ क्रूजल के नए निज़ाम की जो बुनियाद डाली गई है वो इन्हीं की काविशों का नतीजा है। तारिक फहदी ने कहा, इसका मतलब है कि ये अली यार खान है। अबू हातिम मुस्कुरा दिया, बोला, तुमने दुरुस्त अंदाजा लगाया मेरे दोस्त। अब एक इत्तला और है तुम्हारे लिए, और वो ये कि तुम्हारा सिक्योरिटी का निज़ाम यहाँ बिल्कुल नाकारा साबित हुआ है। तारिक ने कहा, ओह मेरी बदकिस्मती है ये, लेकिन कैसे? जवाब में मेरी सुनाई हुई कहानी अबू हातिम ने मुख्तसरन तारिक फहदी को सुना दी। तारिक की कैफियत भी अबू हातिम से मुख्तलिफ नहीं हुई थी। वो देर तक सन्नाटे में रहा, फिर उसने फीके से लहजे में कहा, तब तो वाकई मुझे अपने इस ओहदे से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मैं बिल्कुल नाअहल साबित हुआ हूँ। मैंने कहा, मेरे भाई, ओहदे से बाद में मुस्ताफी होना, पहले उन लोगों के लिए कोई मुनासिब कार्रवाई करो। वो बोला, यकीनन मिस्टर अली, मुझे इस सिलसिले में मुकम्मल तफसील बताइए और उन लोगों के बारे में भी जिनसे आप रूशनास हो चुके हैं। मैंने इमारत के बारे में तफसीलात उसे फराहम कर दी। ड्रैगी, डेविड हार्ड, इलियट वगैरह की निशानदही भी मैंने कर दी और उस ट्रक के बारे में भी तमाम तफसीलात बता दी जिसमें मुझे छुपाकर यहाँ लाया गया था। तारिक फहदी ज़रूरी पॉइंट नोट करता जा रहा था। उसके बाद उसने कहा, ये मेरी रिहाइश गाह है। यहाँ हम 9 अफराद रहते हैं, जिनमें मुझे अपनी एक बीवी, एक बेटी और 2 बेटों पर मुकम्मल एतमाद है। इसके अलावा यहाँ जो शख्स भी मौजूद है उसे फौरी तौर पर उस इमारत से निकाल कर इस इलाके में पहुँचा दिया जाएगा, जहाँ हम उनकी छानबीन करेंगे। चुनाचे मिस्टर अली और आप मिस्टर हातिम अपने उन पुरएतमाद लोगों के साथ इस इमारत में तशरीफ़ ले आइए जिनके बारे में आपको ये यकीन हो कि वो गलत नहीं हो सकते, क्योंकि कल दिन की रोशनी में जो कुछ भी होगा वो काफ़ी सख्त होगा और मैं नहीं चाहता कि आपको किसी शिकायत का मौका दूं। अबू हातिम ने मेरी तरफ देखा और फिर आहिस्ता से बोला, ये बात ठीक है अली। मैंने कहा, तो फिर मैं यहीं रुक जाता हूँ। अबू हातिम, तुम सिर्फ कॉर्नेल को यहाँ पहुँचा दो और बाकी तमाम जिम्मेदारियाँ तुम्हारी हैं। इस गुफ्तगू के बाद तारिक फहदी ज़रूरी इंतजामात के सिलसिले में वहाँ से चला गया। मैंने हंसते हुए अबू हातिम से कहा, अगर ये शख्स खुद ही गलत आदमी हो तो इस तरह तो उन लोगों को निकल जाने का मौका मिल जाएगा। अबू हातिम मेरे इस तबसरे पर बुरी तरह चौंक पड़ा, मगर अभी मुझे ये बात कहे थोड़ी देर गुजरी थी कि तारिक फहदी एक जवानुल उम्र औरत, एक 14-15 साला लड़की और 2 छोटे लड़कों के साथ अंदर आ गया। तारिक के हाथ में अमोनिया की बोतल मौजूद थी जिस पर साइफन लगा हुआ था। उसने अबू हातिम की तरफ देखते हुए कहा, अबू हातिम, मेरा नाम तारिक फहदी है, ये मेरी बीवी जुबैदा और ये मेरी बेटी आसिया है, और ये दोनों बच्चे नुमान फहदी और आसिफ फहदी हैं। प्लीज सबसे पहले हम लोगों की शनाख्त कर लो। मुझे अब किसी पर एतमाद नहीं रहा और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। अबू हातिम के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने आहिस्ता से कहा, तारिक फहदी, मैं आपके चेहरे का जायजा जरूर लूंगा। उसने अमोनिया की बोतल से साइफन की फुहारें तारिक के चेहरे पर मारी और यही अमल उसकी बीवी के साथ दोहराया। बेटी और बच्चों को छोड़ दिया गया था चूंकि वो नौखेज और मासूम थे। तारिक फहदी ने इस दौरान अपने और अपनी बीवी के कागजात निकाल कर हमारे सामने रख दिए और हमसे उनकी तस्दीक चाही। अबू हातिम ने उन कागजात का अच्छी तरह जायजा लिया था। उसके बाद अबू हातिम ने तारिक फहदी का चेहरा तौलिए से अच्छी तरह साफ किया और यही तौलिया उसके हाथ में देते हुए कहा कि वो अपनी बीवी के चेहरे को भी उससे साफ करके देख ले। उन लोगों के चेहरे किसी भी किस्म के मेकअप वगैरह से पाक थे। अबू हातिम ने गर्दन हिलाते हुए कहा, हमें तुम पर एतमाद है तारिक फहदी। वो बोला, फिर मुझे इजाजत दें, मेरी बीवी और बच्चे जमानत के तौर पर आपके पास रहेंगे। हालात ऐसे ही हैं, मैं क्या करूं। तारिक फहदी कुछ ज्यादा ही बददिल नजर आता था। उसके बाद वो क्या कुछ करता रहा मुझे मालूम नहीं। थोड़ी देर के बाद अबू हातिम के 5 साथी और कॉर्नेल उस इमारत में आ गए और उसके बाद उस इमारत के गिर्द पहरा लगा दिया गया। दूसरे दिन के हालात हमें मालूम नहीं हो सके थे। दोपहर के 1 बजे तक तारिक फहदी वापस नहीं आया, लेकिन 1:40 के करीब वो वापस आ गया। उसने मुझसे और अबू हातिम से सर्द लहजे में कहा, आप लोग भी उनका जायजा ले लें जिन्हें हमने गिरफ्तार किया है। और हाँ, मैंने लाइन ऑफ क्रूजल की तमाम आबादियों को भी इस वारदात की इत्तला दे दी है। उनसे कह दिया है कि वो फौरी तौर पर अपना काम बंद करके अपनी आबादियों में मौजूद एक एक फर्द के बारे में छानबीन कर लें। मैंने कहा, आपने बहुत अच्छा किया तारिक, ये काम हमें इसके बाद करना था।
फिर हम तारिक फाहदी के साथ बाहर निकल आए। मैं और अबू हातिम एक जीप में बैठकर उस अहाते में पहुंच गए जो बहुत वसी व अरीज था और जिसके चारों तरफ सिक्योरिटी के मुसल्लह अफराद ने घेरा डाला हुआ था। उन अफ्रीकियों को भी नहीं बख्शा गया था जो फैक्ट्री में मामूली नौयत के मुख्तलिफ काम अंजाम देते थे। सब सहमी हुई निगाहों से सिक्योरिटी वालों को देख रहे थे। उनमें उस कंपनी के तमाम अफराद मौजूद थे जो सब्जी सप्लाई करती थी। उसके अलावा जख्मी ड्रैगी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इलियट भी था और दूसरे बहुत से अफराद जिनके बारे में अब ये तस्दीक हो गई थी कि वो अदील कुआरी वगैरह के साथियों में से हैं। तारिक फाहदी ने इस सिलसिले में अपनी कारगुजारी की रिपोर्ट देते हुए कहा कि चंद अफराद को गिरफ्तार करके उन पर तशद्दुद किया गया था। उन्होंने अपने एक एक साथी की निशानदही कर दी है। उस इमारत को कब्जे में ले लिया गया और डायनामाइट के माहिरीन वहां से वो बक्स निकाल लाए। असलहा फैक्ट्री में काम बंद कर दिया गया और हर शख्स को यहाँ अहाते में तलब कर लिया गया। अब बंगाना के अतराफ में तकरीबन 5-5 मील में कोई ऐसा फर्द नहीं है जो इस वक्त यहाँ महसूर न हो। तारिक फाहदी ने यह भी बताया कि चंद अफराद जहाँ पहुँच रहे हैं जिनमें लाइन ऑफ क्रूजल के कंट्रोलर और दूसरे जिम्मेदार अरकान शामिल हैं। ये कार्रवाई जारी रही। 5 दिन तक न सिर्फ बंगाना बल्कि लाइन ऑफ क्रूजल की तमाम फैक्ट्रियों में एक एक शख्स की चेकिंग का काम होता रहा। दूसरे दिन वो तमाम लोग पहुंच गए जो सिक्योरिटी से मुतल्लिक थे। मेरी दरख्वास्त पर मुझे उन हंगामों से दूर रखा गया था। बस मैंने तमाम मालूमात उन्हें फराहम कर दी थी और अब वो लोग अपने तौर पर काम कर रहे थे। चुनाचे 2 मजीद फैक्ट्रियों के बारे में ये इत्तला मिली कि वहाँ भी ऐसी सुरंगें मौजूद थीं जो फैक्ट्री को तबाह करने के लिए बनाई गई थीं। ये सारे हंगामे बड़े ज़ोर शोर से जारी थे और इस सिलसिले में बार बार मेरा नाम लिया जा रहा था। मैं ये सब कुछ नहीं चाहता था कि मेरा नाम लाइन ऑफ क्रूजल के हवाले से मशहूर हो। अब मेरे सबसे प्यारे दोस्त ऑलिव हार्वर्ड का इस तरफ मुतवज्जे होना ज़रूरी था। ये मालूम होने के बाद कि मैं लाइन ऑफ क्रूजल के लिए काम कर रहा हूँ, वो यकीनन बेचैन हो जाएगा और इस तरफ दौड़ा चला आएगा। इस तरह मेरी तवज्जो 2 महाजों पर बढ़ सकती थी और मैं यकसुई से स्टीफन ब्राकोडा को तलाश नहीं कर सकता था। मसूद तलहा, गाजी नासिर और हिशाम नसीरी भी बंगाना आ गए थे। फाखरा याकूबी भी पहुंच गई थी। उन लोगों ने मुझसे मुलाकात की लेकिन अभी तफसीली गुफ्तगू का मौका नहीं मिला था। वो सब के सब इस नई सूरत हाल से निमटने में मसरूफ थे। 5 दिन के बाद तकरीबन तमाम काम खत्म हो गया। बंगाना फैक्ट्री में छठे दिन से दोबारा काम शुरू हो गया था लेकिन बहुत से ऐसे लोगों की कमी हो गई थी जो उस फैक्ट्री में अहम ओहदों पर मौजूद थे। उनकी जगह नए लोगों को लाना था। ये तमाम ओहदेदार जिन्हें उनकी जगह से माजूल करके गिरफ्तार कर लिया गया था दुश्मनों के आलाकार साबित हुए थे। 7वें दिन तकरीबन सभी फारिग हो गए। मुम्बार्डो और तेरोडा से आने वाले वापस चले गए। उसी रात बंगाना की एक खूबसूरत इमारत में मुझे रात के खाने पर मदऊ किया गया और मैं कॉर्नेल के साथ वहां पहुंच गया। एक बड़े से हॉल में गिने चुने अफराद मौजूद थे। मेरे तमाम शिनासा, तारिक फाहदी और अबू हातिम वगैरह भी। फाखरा याकूबी ने पुरजोश अंदाज में मेरा इस्तकबाल किया और फिर मेरे हवाले से एक तारुफी तकरीर भी कर डाली। तकरीर के बाद उसने तमाम हाजरीन और लाइन ऑफ क्रूजल के अहम ओहदेदारों की जानिब से मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कहा, लाइन ऑफ क्रूजल के कंट्रोलर आपसे मिलना चाहते हैं अली यार खान, लेकिन हमने सोचा कि हमारी नाकामियों पर सरजनिश हमें आपके सामने न की जाए, चुनाचे हमने आपको उनसे दूर रखा। अब आप हमें बताएं कि आपका आइंदा प्रोग्राम क्या होगा और हमारे लिए आपके अहकामात क्या हैं। फाखरा के बैठ जाने पर मैंने कहा, यहाँ मुझे जो इज्जत दी जा रही है और जिस अंदाज में मेरी तारीफ की गई है मैं खुद को इसके लायक नहीं पाता। अलबत्ता आप सब की मोहब्बत और बेपाया खुलूस ने मुझे बेहद मुतासिर किया है। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। अपने आइंदा प्रोग्राम के बारे में यही कहूँगा कि मेरा मिशन ही यहाँ स्टीफन ब्राकोडा की तलाश है। मैं जब तक उसको कैफर किरदार तक नहीं पहुँचा दूंगा चैन से नहीं बैठ सकता। इस मौके पर मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। फाखरा ने जवाब दिया, उन सबको तेरोडा पहुँचा दिया गया है और वहाँ उन्हें कैद कर दिया गया है। कंट्रोलर इस सिलसिले में तमाम ममालिक से राब्ता कायम किए हुए हैं और वहाँ से उनके लिए हिदायत का इंतजार किया जा रहा है। मैंने कहा, गुड, चलिए ठीक है, मैं जानता हूँ कि उनके लिए मुनासिब ही फैसला किया जाएगा। अलबत्ता आप लोगों ने मेरी पब्लिसिटी करके ऑलिव हार्वर्ड को सहराए आज़म का सफ़र करने पर मजबूर कर दिया है। यकीनन वो यहाँ पहुँचेगा। मैं इससे खौफज़दा नहीं हूँ, लेकिन यूँ समझिए कि अब मुझे 2 तागूती क़ुव्वतों से मुकाबला करना होगा, यानी स्टीफन ब्राकोडा और ऑलिव हार्वर्ड। चुनाचे अब इस सिलसिले में मुझे कुछ नए प्रोग्राम तरतीब देने होंगे जिनके लिए मैं कम से कम 15 दिन का वक्त ज़रूर लूँगा। उसने कहा, जैसा आप मुनासिब समझें। हम में से हर शख्स आपसे हर वक्त ताउन करने के लिए तैयार है। हम अंदाज़ा लगा चुके हैं अली के आपकी रहनुमाई के बगैर हमारे लिए कुछ करना मुमकिन नहीं है।
चुनाचे मैं तजवीज़ पेश करती हूँ कि इस बार आप अपने लिए कोई अलग प्रोग्राम तरतीब न दें, बल्कि हम सबको भी अपने साथ रखते हुए मंसूबे के काम का आगाज़ करें। हम आपकी मातहती में काम करते हुए खुशी महसूस करेंगे। मैंने कहा इस मौजू पर हम दूसरी मीटिंग में गुफ्तगू कर लेंगे। गाजी नासिर ने मुस्कुराते हुए कहा, यकीनन, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि अब खाने की तरफ तवज्जो दी जाए? तमाम अफराद उठ खड़े हुए। हम सब खाने की मेज़ पर जा बैठे। खाने के दौरान भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती रही। कॉर्नेल बेचारी इस महफिल में एहसास कमतरी का शिकार हो रही थी। मैंने उसके लिए भी उसी वक्त गुफ्तगू कर लेना मुनासिब समझा। इस मसले के लिए मैंने मसूद तलहा का इंतखाब किया था। चुनाचे खाने के इख्तिताम पर जबकि तमाम लोग अपने अपने तौर पर गुफ्तगू में मसरूफ़ थे, मैंने मसूद तलहा को इशारे से अपने करीब बुला लिया। मैंने कहा, मुझे तुमसे ज़ाती तौर पर कुछ काम है मसूद तलहा। मसूद तलहा बोला, मेरी खुश नसीबी है अली, कहिए। मैंने कहा, ये लड़की जो मेरे साथ मौजूद है, इसके बारे में तकरीबन सब कुछ मैं तुम्हें बता चुका हूँ। मैं इसे अमरीका भिजवाना चाहता हूँ। मसूद ने कहा, मुतमईन रहिए, ये काम बआसानी हो जाएगा। मैंने कहा, नहीं मसूद, जितना आसान तुम समझ रहे हो ये उतना आसान काम नहीं है। ये मत समझना कि जिन लोगों को तुमने गिरफ्तार कर लिया है सिर्फ वही यहाँ मसरूफ़ कार थे। ना मालूम अभी इनके कितने साथी कहाँ कहाँ मौजूद हैं। वो इस लड़की के लिए खतरा बन सकते हैं। ये बात समझ लो कि ये मेरी अमानत है जिसकी हिफाजत तुम लोगों को करनी है। वो बोला, पूरे एतमाद के साथ आप ये जिम्मेदारी हमारे सुपुर्द कर दीजिए। मिस कॉर्नेल को अमरीका पहुंचा दिया जाएगा और इसके लिए मैं बराह रास्त कंट्रोलर से बात कर लूंगा। जब भी आप चाहें इन्हें तरोडा भिजवा दें। बस ये जिम्मेदारी मसूद तलहा की है कि वो आपको इनके बखैरियत अमरीका पहुंच जाने की इत्तला दे। मैंने कहा, इसके हाथ मुझे कुछ पैगामात भी भिजवाने हैं तहजीब मेलकम एक्स के लिए। चुनाचे ये समझ लो कि इसकी हिफाजत के साथ राजदारी से अमरीका पहुंचना ज़रूरी है। मसूद तलहा ने कहा, मैं कल ही इस सिलसिले में इक़दाम करने के बाद आपको इत्तला दे दूंगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। देर तक महफिल जारी रही। फिर मुझे और कॉर्नेल को रिहाइश गाह पर पहुंचा दिया गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।